कोई डाउट हो पहले हम लोग डाउट क्लियर कर लेते हैं। वर्षा मिश्रा जी क्या हाल चाल हैं? बहुत उदास सी बैठी हैं, इतना उदासी क्यों? हाँ, काम बहुत पड़ गया आज घर में, हाँ? कि ठंडी लगी हुई है? नहीं सर, ठंडी लग गई है थोड़ी। अच्छा अच्छा। प्राची जी देखो ध्यान लगाई हुई हैं। क्या हुआ, सर दर्द हो रहा है? हो नहीं रहा है? सर, सर दर्द नहीं, नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, सर दर्द 2 मिनट के अंदर ठीक करते हैं। ठीक है, चुटकी बजी सर दर्द गायब। ठीक है, जब कभी हुए तो बताना किसी को। यहाँ चुटकी बजी वहाँ सर दर्द गायब, छू मंतर। और बाबा बाबा होने चाहिए क्योंकि सारी कृपा बाबा की तरफ से आती है बाबा? बाबा सोम रस पी के बैठ रहे हैं, देखो अभी कुछ पी रहे थे। सोम रस है इनके पास पूरा। देखो पूनम जी को सबसे ज्यादा ठंडी लगी है। आ रहे हैं सब आ रहे हैं। अरे वाह क्या स्ट्रेंथ है, आज मजा आ गई। इतना एक्टिव हो जाओगे हमको उम्मीद नहीं थी। सब लोग इतना बढ़िया, अगर रोज चलता रहे ऐसे तो फिर क्या कहना, है ना? अनुभव महाजन आ गए हैं। और कौन है? सत्या। सत्या कहाँ हो, राजस्थान में हो इस समय कि आगरा? सर राजस्थान। आ गए वापस? यस सर। लोन वोन शुरू कर दिया कि नहीं? नहीं चलते रहते हैं सर लोन वगैरह तो। नहीं लोनिंग बैन सुनने में आया था कि लोनिंग जो है बैन कर दी गई, रिकवरी पे ध्यान दिया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ सर अभी। एसबीआई में नहीं है? नहीं। अच्छा बढ़िया है, बड़ी भाई बैंक है, कोई छोटी मोटी थोड़ी है। विजय माल्या लोगों को लोन देकर के माफ कर देती है, कोई छोटी मोटी बैंक है कि नहीं? सही बात है। हाँ, आते हैं हम लोग कल। सर हाँ जी डाउट पूछे? बिल्कुल पूछिए, सर अधिकार वो है। 10, हाँ सर वो 10 राज्य जो युद्ध बताए थे आप, तो 2 पक्ष रहते हैं, एक तो भरत कबीला और एक अन्य राजा और कबीले रहते हैं, जिसमें वो ऋषि विश्वामित्र वाला। तो उसमें 5 राजपूत और 5 कौन थे? देखो इतिहास विषय के मर्मज्ञ जो है ऋतुल जी है ना? मलेच्छ, हाँ 5 मलेच्छ थे। तो 5 म्लेच्छ थे, 5 राजपूत थे। एंशियंट हिस्ट्री आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? वो हमने कोरिलेट किया था, क्योंकि कोरिलेटेड हम जो पढ़ते हैं तो सबसे अच्छा नंबर मिलता है, और हम वर्सटाइल स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं और टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्या डाउट है किसी को? एक चीज और सर, एक चीज और। हाँ सर आप बोले हो कि वो अरावली पर्वत श्रृंखला में वर्षा नहीं होती है, कि वो माउंट आबू में होती है क्योंकि वो हाइटेड है। राइट। आप बोले कि अरावली जो है वो समानांतर है, तो किसके पैरेलल है, किसके समानांतर है? हवा के। किसके? हवा के हवा के ओके, हवा के, ठीक है। हवा के समानांतर है। देखो इसको इस तरह समझो, जैसे मान लो एक पहाड़ ऐसे है, ऐसे, ठीक है, और हवा जो है समंदर की तरफ से आ रही है ऐसे, तो ओरोग्राफिक इफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर ढाल से हवा ऊपर को चढ़ने लगती है, इसे कहते हैं विंड वर्ड स्लोप। ठीक है, विंड वर्ड स्लोप मतलब पवनाभिमुख ढाल कहा जाता है, और इसे कहते हैं लीवर्ड स्लोप, पवन विमुख ढाल। यहां से एयर क्या करती है, डिसेंड करती है, नीचे को उतरती है। तो हमने पढ़ा था ना इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। व्हाट इज द इन्वायरमेंटल लैप्स रेट? टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट इन लोअर एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर। यही वाली फिल्म है। हाँ ये वाली वाली नहीं। हाँ, तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, लॉस होता है। हाँ लॉस होता है। तो यानी कि जब ऊपर को हवा उठेगी तो मॉइस्चर कंटेंट जो हवा में है वो क्या होगा, कंडेंस होगा, संघनन होगा, है ना? तो संघनन
का मतलब ये है कि वाटर वेपर्स टर्न टू वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना। हाँ तो अच्छा, कुछ खिला मतलब दी हो क्या? जितना हाइट पे जाएगी वो पानी बनते जाएगा, फिर वो बरस जाएगा। तो अरावली क्या होता है कि जो मानसूनल विंड है उसके पैरेलल होता है, उसको कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो इसीलिए वहाँ रेनफॉल नहीं होता है। और गुरु शिखर ये जो माउंट आबू है उसका हाइट ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा उससे रुकता है, तो वहाँ पे थोड़ा हाँ, रेनफॉल हो जाता है। 1500 से ज्यादा है, इसके वजह से वहां पे गिरने लगता है। 1720 मीटर है। हाँ, वही सर बताए थे ना, 1500 में वो फिर गिरने लगता है पानी, तो 1500 से ज्यादा, ये 1720 है। 1500 से ज्यादा होता है तो ओरियोग्राफिक रेनफॉल होना शुरू हो जाता है। हम्म। हम्म। हाँ, तो अब क्या होता है, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है तो बारिश हो जाएगी, ठंडक के कारण जो जलवाष्प की बूंदें हैं वो परिणत हो जाती हैं। तो ये हो गया ओरोग्राफिक इफेक्ट, क्योंकि सीधे आकर के टकराई है। अब इसको 3D बना दें हम ऐसे, तब ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये माउंटेन को हमने बना दिया 3D। चलो ये तो हवा यहां से चढ़ रही है, लेकिन अगर ये पैरेलल होगा, समानांतर, है ना, यानी कि हवा इसके इधर से गुजरे, देखो ऐसे इधर से, तो हवा तो सुगम मार्ग ढूंढेगी ही, है ना, तो कट के निकल लेगी। तो जहां पर हाइट ज्यादा अच्छी होगी, जैसे गुरु शिखर, तो वहां उसको चढ़ना पड़ेगा, तो वहां पर ओरोग्राफिक इफेक्ट काम करेगा। ठीक है, बाकी जगह पर नहीं करेगा, ऐसे समानांतर निकल जाएगी। तो रेनफॉल अकर्स ओनली इन द हिली रीजन ऑफ द माउंट आबू ओनली, बिकॉज ऑफ द हायर अल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन। ओके सर। हाँ, जो है संथारा पद्धति के बारे में पूछ रहे हैं पारितोष मिश्रा जी, और इसके बारे में बताएंगे सत्या जी, क्योंकि इनको हमने डिटेल में इसको समझाया था, और इन्होंने अपने ऑफिस के स्टाफ को भी, जो जैन लोग थे, उनको पढ़ाया था बैठा करके उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद इन लोगों को कहे कि तुम जो है आर यू कन्वर्टेड, है ना। कहाँ हो भाई सत्या? यस सर। हाँ, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द संथारा एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द संथारा एंड संलेखना। इट इज अ डाउट फ्रॉम द परितोष मिश्रा जी। सर पढ़ा था ये, बट इतना याद है कि संथारा में ये होता है कि मतलब कि भूखे रह के जो जैनी ऋषि लोग होते हैं वो भूखे रह के मतलब अपने प्राण त्याग देते हैं। और एक संलेखना में भी इसी टाइप का होता है, बस कुछ एक में होता है कि मतलब कठिन मृत्यु लेते हैं, और एक में होता है थोड़ा इजी वे में मरते हैं। अच्छा, एक में तड़प तड़प के मरेंगे, एक में आराम हाँ, से इसी मरेंगे। तरह का कुछ डिफरेंस था। अच्छा, अजय मेहरा, you already studied ancient history deeply. Yes, sir. So, what is the basic difference between the Santhara and Sanlekhana practices? सर संलेखना में सर जो ऋषि मुनि या फिर जो भी जैन लोग होते हैं, जो जैन अनुयायी होते हैं, वो 50 वर्ष से पहले ही अपनी यानी कि मृत्यु की तरफ बढ़ने लगते हैं, और अपने आप को प्राण त्याग देते हैं, मतलब वो 50 वर्ष से पहले। और संथारा में एक तरीके से धीरे धीरे 50 वर्ष से, या कभी भी एक तरीके से, ये पूरे जीवन काल में कभी भी किया जा सकता है संथारा, लेकिन वो धीरे धीरे करके अपने प्राण त्याग देते हैं। जैसे उन्होंने खाना छोड़ दिया, कहीं घूमना छोड़ दिया, कहीं से भी श्वास लेना छोड़ दिया, सब कुछ ऐसे पानी छोड़ दिया धीरे धीरे, तो वो एक तरीके से अपने प्राण त्याग देते इस तरीके से संथारा में। और संलेखना में 50 वर्ष से पहले ये करना, अपना प्राण त्याग देना। रितुल जी सही बताया है, थोड़ा सा कम मजा आई लेकिन
जैसा कि इन्होंने बताया कि संलेखना में 50 वर्ष कंपलसरी होता है। 50 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही जो गुरु होता है अपने शिष्यों के साथ किसी एकांतवास में ऊंची जगह पर, जहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो पाता, वहां पर अपना अज्ञातवास में चले जाते हैं और धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वो अपने बाल नोचना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर अपने नाखून नोचना शुरू करते हैं और धीरे धीरे खाना पीना तो छोड़ ही देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और मलमूत्र त्यागना छोड़ देते हैं। और जब वो अपने बाल नोचते हैं तो उसको बोलते हैं लुंझन, नाखून नोचने को बोलते हैं कुंचन। तो धीरे धीरे अपने शरीर को कष्ट देते 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 और एक आसन अपना एक बनाते हैं और उसी आसन में अपने प्राण त्यागते हैं। ये होती है संलेखना। इसके बाद जो संथारा स्वस्थ प्रथा होते है, हुए भी शरीर का त्याग करना। जी 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 जी, मतलब कंपलसरी है, आप 50 साल के बाद करना ही करना है और ये दिगंबर शाखा में राइट प्रचलित है। राइट राइट, दिगंबर करते और हैं संलेखना। जी हाँ जी, और जो संथारा प्रथा है वो श्वेतांबर शाखा में प्रचलित है। यहाँ पर क्या होता है, जो व्यक्ति बीमार हो जाता है घर में, तो बीमार होने के बाद उसका इलाज नहीं कराते, उसको हाँ छोड़ देते हैं, उसका उसका खाना पीना बंद कर देते हैं। ये मान लेते हैं कि अब इसका जो है वीजा लग चुका है, पासपोर्ट तैयार है और ये अब अमेरिका की फ्लाइट पे जाने वाला है, मतलब बिल्कुल। मृत्यु उसकी होने वाली है। तो ये ऊपर वाला चाहता है, तो उसका खाना पीना, दवाई देना सब छोड़ दिया जाता है और एक कोने में उसको रख दिया जाता है। तो धीरे 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 वो अपने आप ही उसकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो भोजन के अभाव में जो है निष्क्रिय होती जाती हैं और वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। राइट। और यहाँ तक कि ये भी लिखते हैं कि कौन से देवता ने जहाज भेजा था इनको ले जाने के लिए। अब हमको एक चीज है, जैसे कि अलग अलग जो मरे, मतलब मरे क्या, कैवल्य को प्राप्त हुए, है ना, निर्वाण हुआ, ऐसा नहीं कह सकते मरे, मरते तो हम जैसे लोग हैं, है ना, ये महान लोग तो निर्वाण को प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये भी लिखा जाता है कि जो है इंद्र आए, है ना, तो कभी लिखा जाता है कि इंद्र का पुत्र आया विमान लेकर के, जयंत विमान से। तो आखिर ये देखता कौन है वहां कि विमान आई और सबको लेकर गया, है ना। एक है संशय का विषय है, लेकिन शायद मुझे अनभिज्ञता है, मैं ज्यादा जैन धर्म के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ यहाँ, लेकिन ये संशय कोई मिटा सके जो वीडियो सुनता हो, अगर कोई कट्टर मतलब समझदार जैन तो कमेंट लिख सकता है ना। खैर, तो सर अब नहीं होता होगा ना, लेकिन ऐसा पहले ही होता था ना। 24 तीर्थंकर ही होते हैं, है ना, तो 24 तीर्थंकर आके जा चुके हैं। अब घोर कलयुग में कोई तीर्थंकर नहीं आएंगे। सर इसमें ना एक चीज और भी है, जैसे गांधी जो थे हर उस रूल मतलब हर धर्म को मानते थे, हर किसी की जो अच्छी अच्छी बातें थे वो देते थे। तो जब वो भी बीमार पड़ते थे तो वो कोई दवा नहीं लेते थे, किसी वैद्य के पास नहीं जाते थे, बस बकरी को बादाम खिलाते थे और उसका दूध पीते थे, बस यही करते थे। वो सब तो बाद में, लेकिन जब आदमी बीमार होता है तो दवाई लेता है ना तुरंत, तो वो नहीं लेते थे। उनका था कि पानी और मिट्टी जो नेचुरल चीज है उसी के आधार पर वो है अपनी सारी बीमारियां हल करते थे। तो शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रभाव और लोगों पर भी, मतलब उन पर भी पड़ा, अगर उनको मेंशन करना चाहें तो हम उनके आंसर आइटम में कर सकते हैं। हाँ, कहने का मतलब ये होता है कि जब ईश्वर हमको बीमार किया है तो उसकी इच्छा है ना, कि हम बीमार हो जाएं, तो हम ईश्वर की इच्छा में क्यों डिस्टर्बेंस पैदा करें। अगर ईश्वर की इच्छा होगी कि हम मर जाएं तो हम मर ही जाएंगे, क्या करना है। हम क्यों भगवान के काम में व्यवधान डालें, है ना। अगर उनकी इच्छा होगी ठीक होने की तो ठीक हो जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ संथारा एंड प्रैक्टिसेस बाय द, कौन सा गुट होता है, श्वेतांबर कम्युनिटी ऑफ जैनिज्म। अभी हम लोग का पीछे का डाउट क्लियर हो चुके हैं, है ना। तो अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं, अगला माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ते हैं, विंध्य माउंटेन रेंज। हाँ, विंध्य पर्वतमाला।
जो आज का चैप्टर है हमारा। विंध्यन रेंज। पहले देखते हैं कि विंध्यन रेंज का जो मैथोलॉजी में या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उसको भी देख लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में भी इसका काफी महत्व है और उससे एक क्वेश्चन हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये कहानी हमने सुनाया था और उसके बाद पेपर में क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा हटके था लेकिन उस बात से लिंक हो जाता है, क्योंकि कहानी सुनने की हमारी आदत है बचपन से, वो हमें ज्यादा अच्छे से आती है। विंध्य रेंज का जो आध्यात्मिक महत्व है, कहा जाता है कि पहले पृथ्वी पर 2 ही पर्वत थे जो सबसे ऊंचे थे। इसका जो एंशियंट नेम है, जैसे उसका अर्बुदांचल बताया था माउंट आबू का, इसका जो एंशियंट नेम है मेरू, माउंट मेरू, मेरू शिखर। ठीक है, और समंदर में एक क्या कहते हैं शिखर था, सुमेरु। ठीक है, सुमेरु। इसका पर्वतों के क्षेत्र में राज चलता था जो है भारत में, और इसका समंदर में राज चलता था। इसकी एक हाईएस्ट पीक मैनाक मानी जाती है, और मैनाक का वर्णन मिलता है आपके रामायण में। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो रास्ते में मैनाक पर्वत जो इसकी हाईएस्ट पीक है, उसने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है यहाँ पर आराम कर लीजिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, है ना। आगे बढ़ गए थे इसको उड़ते हुए, है ना। तो ये दोनों ही क्या कहते हैं भाई भाई समझ लो इनको। ये पूरा कब्जा करके रख रहा। धीरे इसकी ऊंचाई बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। मेरू मतलब हंटर, शिकारी होता है। ठीक है, तो इस कारण से ये आने वाली जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली वर्षा वाली पवनें होती थी, है ना, उनको रोक लेता था। इस कारण से इधर मरुस्थलीकरण हुआ, ऐसा कहा जाता है। इतना ऊंचा था, ऊंचा होता ही जा रहा था, है ना, कि ये हवाओं को रोक लेता था और उस कारण से मरुस्थलीकरण जो है होता चला जा रहा था। तो जो है लोगों ने देवताओं से रिक्वेस्ट किया कि इसको जो है ठीक करिए, इस समस्या का निदान करिए। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते। उन्होंने देवी को भेजा, है ना। देवी से रिक्वेस्ट किया, दुर्गा माता से। दुर्गा माता जाकर के उनसे इससे कही कि जो है नीचे बैठ जाओ। लेकिन इसने कहा कि कहते हैं आप कितना अच्छा हो कि मैं सबसे ऊंचा पर्वत संसार का हो, पर्वत वासिनी, अगर आप मेरे ऊपर वास कर लें तो ये तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। मेरा अनुरोध है आपसे। तो वो इस पर स्थापित हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के विंध्याचल रीजन में शक्तिपीठ है माता दुर्गा की, बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, वो विंध्याचल है ना। तो अब जब देवी खुद ही इस पर स्थापित हो चुकी हैं, तब किस चीज का डर। तो जाकर के लोगों ने अगस्त ऋषि से रिक्वेस्ट किया। अगस्त ऋषि बहुत ही हाई लेवल के ऋषि हुआ करते थे। जहां पाकिस्तान है, यहाँ पर पहले उतना सेडिमेंटेशन नहीं था, इंडस रिवर ने तो बाद में सेडिमेंटेशन किया। यहाँ पर एक सागर हुआ करता था। ठीक है, ये इसी का एक्सटेंशन था, सागर हुआ करता था। और उसमें राक्षस जाकर के छुप जाते थे, और देवता रहते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देवता रहते हैं, है ना। और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में राक्षस रहते हैं। ये तो
प्राचीन काल से सिद्ध हो गया इसका मतलब, है ना। हाँ, तो वो जाकर के परेशान करके देवता लोगों को जाकर के उसी में छुप जाते थे। तो अगस्त ऋषि से लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो अगस्त ऋषि पूरा का पूरा सागर ही पी गए थे। तो इनके कलाकारी को सब जानते थे। और ये जो पर्वत था अगस्त ऋषि का शिष्य हुआ करता था, ठीक है। तो अगस्त ऋषि से अनुनय विनय किया गया कि भैया अब देवी देवता सब हार गए हैं या फिर इसको शरण दे दिए हैं, अब आप अपने चेले को संभालो, है ना। तो अब अगस्त ऋषि यहाँ पर आते हैं, अपनी पत्नी जिन्होंने वेद रचना में भी भाग लिया था, लोपामुद्रा उनका नाम था, इन्होंने रखा था। वो कावेरा ऋषि की पुत्री थी, तो उनका पहले का नाम था कावेरी, ठीक है। अभी देखो इससे ज्योग्राफी कैसे क्लिक होगी कहानी से, है ना। 2-3 फैक्ट एकदम याद हो जाएंगे। लोपामुद्रा 5 विदुषी महिलाओं ने वेद रचना में भाग लिया था। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सची और पैलोमी, उनमें से ये थी। कावेरी इनका वास्तविक नाम था क्योंकि कावेरा ऋषि की पुत्री थी। और इस कारण से जब और इनका विवाह हुआ था अगस्त ऋषि से, उनके साथ यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुझे पार जाना है, तू नीचे हो जा। तो इनको पता था भाई कि ये अगस्त ऋषि हैं, समंदर पी गए तो मुझे गुल्लैया की तरह चबा जाएंगे, तो हम क्या कर लेंगे, है ना। तो वो ऊपर से गुरु जी का आदेश है। तो उसने कहा ठीक है गुरुदेव, लेकिन आपको महीने भर से अधिक समय लगेगा, क्योंकि मैं कितना भी तेजी से स्पीड से नीचे डाउन होऊंगा आपको समय लगेगा। उनका हाँ ठीक है। फिर वो धीरे 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 डाउन हो गया, नीचे चला गया। फिर अगस्त ऋषि इसको पार कर जाते हैं अपनी पत्नी समेत। तो उन्होंने कहा तूने मेरा बहुत समय खराब किया, जब तक मैं न लौटूं, है ना, तुम दोबारा ऊपर नहीं उठोगे, ठीक है, इतनी ही ऊंचाई पर रहोगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ गुरुदेव कि जब तक आप नहीं लौटेंगे तब तक मैं ऊपर नहीं उठूंगा, और जो आपको प्रतीक्षा करना पड़े उसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब क्या है, अगस्त ऋषि आकर के पश्चिमी घाट की पहाड़ी पर, जो कि पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, अगस्तमाला हिल पर बस गए। अब यही पूछा गया था पेपर में, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज एंड दिस हिल लाइज इन द केरला सेक्शन, है ना। अब कावेरी के साथ यहां बस गए थे। कर्नाटक में इसी के बगल में एक पहाड़ी है कुर्ग, इसी से जस्ट बगल, इसको पार किए नीचे गए तो कर्नाटक पहुंचे। कर्नाटक में कुर्ग बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है ना, कुर्ग कर्नाटका। इससे भी पता चलता है कि कुर्ग पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक में है। हाँ, तो अब क्या है कि इधर कावेरा ऋषि की मृत्यु हो गई और उनकी पुत्री कावेरी ने कहा, है ना, कि हमको वापस जाना है पिताजी की अंत्येष्टि में। उन्होंने कहा कि अगर हम वापस गए तो फिर ये विंध्य पर्वत फिर से ऊंचा हो जाएगा और संसार मतलब इधर पूरा उत्तर भारत मरुस्थल तब्दील हो जाएगा, इसलिए जाना उचित नहीं है संसार के कल्याण के लिए। लेकिन कावेरी ने कहा कि संसार गया तेल लेने, हमको अपने बाप के अंत्येष्टि में जाना है, मतलब कि हस्बैंड वाइफ को झगड़ा। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, संसार मरे तो मरे, हमको कहे कि नहीं ऐसा नहीं, ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं तो हम क्या कहते हैं अकेले, तो उन्होंने कहा तुम अकेले चले जाओ, कहे हम अकेले नहीं जाएंगे, है ना। तो अब वहां पर झगड़ा इतना बढ़ गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं जाओगे तो मैं जाके आत्महत्या कर लूंगी, सुसाइड कर लूंगी, उनका जा मर जा। तो उनको क्या पता था कि सीरियस ले लेंगी मैडम। वहां से भाग करके जाके कुर्ग पहाड़ी चढ़ गई, वहां से कूद गई एक पहाड़ी से नीचे एक झील में, ठीक है, काल कावेरी कुंड जिसे कहा जाता है। पीछे पीछे जब गुरु जी को पता चला अरे सही में सीरियस ले लिए तो, है ना, पीछे दौड़ते हुए गए, देखो कूद चुकी थी तब तक, है ना। अब क्या था कि ऋषि ने वहां से अपनी मंत्र शक्ति से पानी को बाहर की, पहले तो डुबकी मार के ढूंढे नहीं मिली, ठीक है, उसके बाद पूरा पानी ही निकालना शुरू किया। पानी निकलता जा रहा था, पानी निकलता जा रहा था और पानी उसमें कमी नहीं हो रहा था। निकलते 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 पानी पहुंच गया बंगाल की खाड़ी तक गिरने लगा।
है ना। तब देवताओं ने कहा कि क्या क्या कहते हैं, आप सी लेवल राइज करना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है आगे आने वाली अपने आप होगा, अभी क्यों कर रहे हो बाबा, है ना। आपकी पत्नी देवी जो है सरस्वती स्वरूपा थी और वो डिजॉल्व हो गई हैं, नदी बन चुकी हैं, वो सदा नीरा नदी है ये, ठीक है। और अगर जब भी बहुत याद आए तो आके 2-4 डुबकी मार के यहीं से चले जाना। तो ये कावेरी नदी बन गई, है ना। आगे पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न में, ठीक है। 3 से 4 फैक्ट इस कहानी में आपको मिलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं तो ये हो गया इसका इम्पोर्टेंस, ठीक है। मतलब विंध्य रेंज की कहानी यहाँ पर देखने को मिली। अब देखते हैं इसका जो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखते हैं। इसको कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मेजर इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट हो गया जिसे कहते हैं भांडेर, साउथ वेस्टर्न पार्ट फ्रॉम द जोबात ऑफ गुजरात टू अप टू कटंगी जबलपुर। दिस सेक्शन नोन एज द भंडेर, ठीक है। पूछा भंडेर किसका पार्ट है, विंध्य रेंज का पार्ट है। एंड फ्रॉम द कटंगी टू सासाराम बिहार। सासाराम में किस शासक की समाधि है, समाधि क्या मतलब कि वो है मकबरा, शेरशाह, राइट। इसे कहा जाता है, हरे वाले सेक्शन को, कटंगी से सासाराम तक कैमूर, ठीक, कैमूर। इसका एक पार्ट है एक्सटेंशन जो बिहार और झारखंड की बाउंड्री पर अवस्थित है। छोटा सा हिली रीजन है, इंपॉर्टेंट बहुत है। जैन धर्म के दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसका नाम पहले था सम्मेद शिखर। सबसे ज्यादा जैन तीर्थंकर सम्मेद शिखर पर आकर के प्राण का त्याग किए हैं, इसको याद रखना। और 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के, जिनका नाम था पारस्वनाथ, उन्होंने यहाँ पर देह त्याग किया। तब से इसको पारस्वनाथ हिल के नाम से जाना जाता है इन झारखंड, ठीक है। झारखंड बिहार का बॉर्डर, सम्मेद शिखर को पारस्वनाथ हिल के नाम से अभी जाना जाता है। किसके नाम पर, 23वें तीर्थंकर ने यहाँ से क्या कहते हैं प्राण त्याग किया था, निर्वाण प्राप्त किया था। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे आपने कटंगी से सासाराम तक के एरिया को कैमूर कहते हैं, तो जोबट से भंडार तक के एरिया को क्या कहते हैं सर, आपने बताया था। जोबात से कटंगी तक भंडेर कहते हैं। अच्छा, कतरंगी तक, कटंगी जबलपुर, कटंगी जगह है जबलपुर, कटंगी। और जोबात गुजरात में है सर। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर यूपी वाले सेक्शन में इसका जो कैमूर के अंदर ही है ना, लेकिन यूपी वाले सेक्शन में इसका नाम, यूपी की जो पहाड़ियां हैं कैमूर की यानी विंध्य की, है ना, उनका दूसरा नाम, यहाँ पर इन्हें लोकली विंध्याचल के नाम से जाना जाता है ना, विंध्याचल के नाम से जाना जाता है। अगर क्या कहते हैं कोई यहाँ पर विजिट किया होगा तो जानता होगा
कि यहाँ के जो पंडा लोग होते हैं बड़े ही चरित्रवान होते हैं, है ना। मतलब कि चरित्रवान इतने कि अब हम क्या बताएं। कोई गया है कभी, फेस किया है? मतलब जिंदा लौटाओ बहुत बड़ी बात है, अगर पैसा पूरा नहीं दिए सही तरीके से, तो है ना। गए थे सर। हाँ, वो भाई का मुंडन हुआ था तब गए थे। तो अच्छा, खूब पैसा वैसे चढ़वाए थे कि नहीं तुम लोगों से? अरे बहुत पैसे ही बहुत चढ़ा दिए। बहुत बढ़िया। लेकिन वहां पर कई बार देखा गया है कि ये हमारा कस्टमर है, वो हमारा कस्टमर है ना। हाथ पकड़ के खींचने लगते हैं, हाथ उखड़ जाए भले, जिसकी तरफ हाथ गया वो उसका कस्टमर है, उखड़ गए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन है वहाँ। और सर कोई ना दे पैसे तो? ना दे, औकाते ही नहीं। ये तो सर एक तरीके की गुंडागर्दी होगी ना, फिर लोग तीर्थ स्थान थोड़े ना होगा फिर वो। आतंक है, आतंक। गुंडागर्दी आतंकी थोड़ा क्षेत्र कम हो होता गया फिर है। तो। आतंक है वहाँ पूरा पंडों का। हाँ, ना दो तो दर्शन तो हो ही नहीं सकता, पहली चीज तो। खैर, तो ये विंध्याचल यहाँ पर यह कहलाता है। अब अगली बात आती है कि जो इसका जो है हाईएस्ट पीक है वो क्या है, सबसे ऊंची पहाड़ी इसकी है, उसको कहते हैं सद्भावना शिखर। इधर साले सद्भावना शिखर। ये विंध्याचल वाले क्षेत्र का ही बता रहे हैं ना आप? नहीं, वो तो अलग पहाड़ी होगी, विंध्याचल अलग हो गया सेक्शन। सद्भावना शिखर सर किसकी पहाड़ी है ऊंची? सद्भावना शिखर पूरे विंध्य पर्वतमाला की सबसे हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च बिंदु, है ना। और जैसे कि गुरु शिखर था अरावली का, वैसे ही सद्भावना शिखर है विंध्य पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, दूसरा नाम है कालूमार हिल। कालूमार हिल, कालूमार पहाड़ी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब अगली बात आती है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। 2015 यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था यहाँ से। ये सबसे न्यूएस्ट टाइप ऑफ रॉक है और मतलब सबसे नवीन प्रकार की चट्टान है। भारत में जितनी प्रकार की चट्टानें हैं उसमें सबसे नवीन, सबसे नई बनी चट्टान है ये। और इसका निर्माण हुआ है अवसादन की प्रक्रिया से, सेडिमेंटेशन फ्रॉम द रिवर्स एंड विंड्स। ठीक है, नदियां जो कटाई कर करके ला करके यहाँ अवसाद गिराती हैं और अरावली को विंध्य पर्वतमाला जो इरोड कर अरावली को जो है जो हवाएं अपर्दित करती हैं, तो उनके अवसाद उड़ करके हवा से आ करके धीरे धीरे गिरते 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 ऐसे बन गए हैं, इकट्ठा हो गया। तो दुनिया में अवसादन की प्रक्रिया से निर्मित सबसे बड़ी स्थलाकृति है। ठीक है, largest or thickest or the biggest example of the sedimentary succession in the world। ठीक है, मतलब कि कोई दुनिया में ऐसी ऊंची, इतनी लंबी, इतनी बड़ी जगह नहीं है जहां पर कि अवसादन की प्रक्रिया से इतना ऊंचा बना हुआ हो, कोई डिपोजिशन का एग्जाम्पल देखने को मिला हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो अवसादन से बनते हैं वो सबसे नवीन होते हैं, और जिनका जिनका अपर्दन हुआ होता है वो पुराने होते हैं, वो प्राचीन होते हैं। तो अरावली प्राचीन हो गया, उसका मरण हो रहा है ना, वो छीला जा रहा है और इधर आकर के डिपोजिशन हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है, तो नया है। तो कहीं पर कोई मरेगा तो कहीं कोई पैदा होगा, कहीं पर गड्ढा होगा तो वहीं दूसरी जगह उसका निर्माण होगा, है ना। ये संसार का शाश्वत नियम है। इस संसार में जब कोई सुंदर जितना होगा उतना ही कोई और कुरूप होगा, है ना। कोई जितना बुद्धिमान होगा उतना ही कम बुद्धि किसी न किसी के पास होगी दुनिया में। यही नियम है संसार का। ठीक है,
जो बहुत ज्यादा सुखी है तो कहीं ना कहीं कोई बहुत दुखी है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो किसी के हिस्से का पैसा उसके पास चला गया है और दूसरा वाला दुखी है। तो प्रकृति इसीलिए कहती है कि संतुलित रहना चाहिए जीवन में, ठीक है। तो सेडिमेंट्री सक्सेशन से इसका निर्माण हुआ। ये बेचारा छिल गया, कट गया, मर गया और ये बन गया, ये सबसे पुराना, ये सबसे नया, ठीक है। अरावली का अपरदन हुआ सर ना? हाँ, अरावली का अपरदन हुआ, इधर निक्षेपण हुआ, इरोजन यहाँ हुआ, वो इरोडेड रिलिक्ट माउंटेन के अंतर्गत आता है ना। और यहाँ डिपोजिशन हुआ, ये न्यूएस्ट माउंटेन विंध्यन रॉक का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इससे लगे हुए, हाँ, इसके बारे में हमने बताया भी था कल कि कहाँ पर टच करती है, अरावली से चंपानेर। हाँ, ये पूछा गया है, चंपानेर में टच करती है। अगली बात आती है कि इससे जुड़े हुए कई पठार हैं, प्लेट्यू हैं। यहाँ तो मारवाड़ का पठार हमने बताया था, है ना। फिर उससे जुड़ा हुआ है पन्ना का पठार, इधर बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार, इससे जुड़े हुए पठारी क्षेत्र हैं, ठीक है, जो कि बघेलखंड इससे कनेक्ट है ना। बघेलखंडी कोई है यहाँ, बुंदेलखंडी तो निसी है। पन्ना का पठार इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ एक रिजर्व रीजन था, आरक्षित क्षेत्र था, और आरक्षित क्षेत्र का मतलब कि पन्ना नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसके कारण 550 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा नेशनल पार्क ही शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि बायोडायवर्सिटी को बहुत थ्रेट है। कौन सा प्रोजेक्ट? केन बेतवा प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन प्रभावित हो रहा है? पन्ना नेशनल पार्क प्रभावित हो रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट चालू हो चुका है, पूरे नेशनल पार्क को ही यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। अरे तो नेशनल पार्क को कैसे शिफ्ट किया जा सकता है? गाड़ी भेजेंगे, ट्रेन, कहेंगे आओ आओ सब, टाइगर आओ, बैठ जाओ, लाइन बैठो बैठो, जल्दी बैठो, निकलो यहाँ से, ऐसे करेंगे। कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी का ह्रास होगा। भीमबेटका की गुफाएं यहीं अवस्थित है, विंध्य रेंज में ही अवस्थित है, और बिहार में इसका एक पार्ट इरोजन के कारण, कोसी नदी के अपरदन के कारण डिटैच हो गया है, ठीक है। इसका एक पार्ट जो अभी इससे लगा हुआ नहीं दिखाई देता है ना, लेकिन पहले ये कनेक्ट था। कौन क्या होता? अपरदन होता है ना, नदियां आती काट काट के अलग कर देती हैं। इसका नाम है नागार्जुनी हिली, नागार्जुन हिल, नागार्जुनी हिल। कहाँ है? बिहार में। और ये विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा था। ये प्रूव होता है बारबरा की गुफाओं के अभिलेख से, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग, यानी बारबरा की गुफा कहाँ है। मगध के शासक कौन थे जिन्होंने बारबरा की गुफाएं बौद्धों को दान किया था बनवा करके? अशोक। हाँ, सम्राट अशोक, ठीक है। उन्होंने बारबरा की गुफाओं को बनवा करके जैनियों को दान किया, बौद्धों को दान किया था, ठीक है। मगध एम्पायर बिहार में था, ठीक है। बाद में फैलते 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 पूरा उत्तर भारत जीत लिया था इन लोगों ने, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कि विंध्य पर्वतमाला से निकलती हैं। विंध्य पर्वतमाला से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। सतपुड़ा के समानांतर है ये, पहली चीज तो जान लीजिए। और यहाँ से कई सारी नदियां हैं, निकलती हैं। पेनिनसुलर रिवर है, वर्षा काल में निकलती हैं, बाकी समय सूख जाती हैं। पेरिनियल रिवर नहीं है,
डिनुडेशनल रिवर्स हैं, सदा नीरा नदी नहीं है, है ना। इसमें एक समय तक मानसून काल में पानी रहता है और गर्मियों में पानी सूख जाता है। बिकॉज द सोर्स ऑफ वाटर इज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। ठीक है, कौन कौन सी हैं, कोई बता सकता है? चंबल, बेतवा, केन, धासन, तमसा। ठीक है, पार्वती। ठीक है, सिंध, काली सिंध, ये सब नदियां हैं जो इससे निकलती हैं। और एक ये तो ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट को फ्लो करती हैं। इसमें से कुछ यमुना की तो कुछ गंगा की सहायक नदियां हैं। इसमें तो ये जितनी हैं ये सब तो यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, माही एकमात्र रिवर है जो कि वेस्ट फ्लो करती है। माही रिवर एकमात्र रिवर विंध्य पर्वतमाला की है जो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, यानी कि ये तीसरी नदी है भारत की, तीसरे नंबर पर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, आफ्टर द नर्मदा एंड तापी रिवर्स ऑफ सतपुड़ा। लेकिन विंध्य रेंज से निकलती है माही, इसको ध्यान रखना। और दूसरी बात, ये एक ऐसी नदी है जो कि एज पर एनसीईआरटी जिसकी कोई सहायक नदी नहीं है। एज पर एनसीईआरटी का मतलब ये है कि इसकी सहायक नदी है लेकिन एनसीईआरटी में वर्णित नहीं है। तो अगर ये भी पूछा जाए कि इसकी कोई सहायक नदी नहीं है तो अभी जो है अपडेट शायद नहीं हुआ होगा, है ना। इसके सहायक नदियों के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है, एकमात्र ऐसी नदी। हालांकि इसकी सहायक नदियां हैं, है ना, माही की। दूसरी बात है इंपॉर्टेंट कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार ऐसे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर काटती है। मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से एमपी, फिर गुजरात में इंटर मार करके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है माही नदी। ठीक है, गांधी बजाज सागर। ठीक है, गांधी बजाज सागर बांध और कडाना बांध, ये 2 बांध हैं जो इस पर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही विंध्य पर्वतमाला से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, है ना। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करेंगे। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, है ना। ये परफेक्ट हो गया, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता है आपसे। ठीक है, अच्छा हाँ, एक बात कि कौन कौन से राज्यों में विस्तृत है विंध्य पर्वतमाला, कौन बताएगा? सर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश भी है, और गुजरात और उत्तर प्रदेश। हाँ, गुजरात और यूपी भी तो है। हाँ ठीक है, सही है। उत्तर प्रदेश में हमने बताया अभी ना कि विंध्याचल है, कैसे उसको हम बोले। और हाँ, जो आप लोग ये जो सेक्शन है ना कैमूर वाला, ये उनका स्टोरी का बेस रहा है एक चंद्रकांता नाम का नॉवेल, है ना। नाटक भी आता था। हाँ, नाटक भी आता था। जयगढ़ और विजयगढ़ क्या था ना, यही तो था।
चुनारगढ़ हैं, क्या था? विजयगढ़ था सर। जयगढ़ था सर। जयगढ़ विजयगढ़। जयगढ़ विजयगढ़ ये सब है ना। तो वो भी यहाँ से थीम इसकी ली गई थी। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग फिर दूसरा पहाड़। सर एक क्वेश्चन था सर, एक हाँ। क्वेश्चन था सर। आपने जो बताया था ना, विंध्य में से जो पर्वतमाला से जो नदियां निकलती है, जो आपने बताया सर कि जब मानसून सीजन में सिर्फ रहती बाकी टाइम सूख जाती है, उसका कुछ नाम बताना थोड़ा। उसे कहा था कि हमने इंग्लिश में डिन्यूडेशनल, ठीक है, डिन्यूडेशनल या मौसमी नदियां जिसे कह सकते हो, है ना। ठीक है, मौसमी तो सर सर चाबी दो। ठीक सर। सर ये चंबल नदी सर, ये सदा नीरा नदी है सर, ये यहाँ से बहती है सर, हमारे यहाँ से होम टाउन से। ये तो सर सदा नीरा है सर, ये तो हर साल बहती रहती है। इसका तो कुछ नहीं है सर कि वर्षा ऋतु में बहती है सर ये तो। और ये सर मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान में आते हुए वापस मध्य प्रदेश में जाती है सर ये, फिर इटावा में आकर के मिलती है। यस सर। ठीक है, इटावा उत्तर प्रदेश में आकर के यमुना नदी से मिल जाती है। ये सदा नीरा नदी नहीं है। दरअसल होता क्या है कि इसका जो एरिया है ना, जो इसकी चौड़ाई है ना, तो उसमें क्या होता है कि पानी जितनी भी नदियां हैं एकदम सूखी नहीं होती हैं कभी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पानी कभी कभी पूरा, जैसे मान लो ऐसे है, एक धार बहती रहती है इसकी, बीच बीच में एक दो धार ऐसे है ना बहती रहती हैं, है ना, ऐसे किनारे किनारे ऐसे है ना। यहाँ रेत हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, ऐसे करके मान लो, है ना। बाकी इधर से सैंड हो जाता है, रेत हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आता है मानसून तब ये लबालब ऐसे भर जाती है। ठीक है, ये चीज हो जाती है इसमें, पूरा तो नहीं सूखती। ठीक है, और सर ये क्या सर आपने अभी सद्भावना शिखर का दूसरा नाम क्या बताया था एक बार? कालूमार पहाड़ी। ठीक, कालूमार पहाड़ी। सर ये पन्ना का पठार कहाँ पे है? पन्ना पठार जो है ये मेवाड़ के पठार को कनेक्ट कर रहा है विंध्य रेंज से। ओके। मध्य प्रदेश में। ओके सर। सर आपने बताया था ये बिहार में नागरा अर्जुनी पहाड़ी में बारबरा की गुफा, वो इस तरीके कुछ बताया था सर, कोसी नदी और वो पर्दन। सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। देखो यहाँ पर एक सेपरेट पहाड़ी है बिहार में जिसे कहते हैं नागार्जुनी पहाड़ी, है ना। तो अभी वो इससे अलग है, बीच में सड़क वड़क चली गई है ना। तो लेकिन इतिहास का बारबरा का गुफा अभिलेख यह कहता है कि यह विंध्य रेंज से जुड़ी हुई थी कभी। ठीक सर। ठीक है, कोसी नदी के कारण ये कट करके पृथक हो गई विंध्य पर्वतमाला से। ठीक, क्लियर? यस सर। ठीक है भाई, सतपुड़ा पढ़ेंगे आज। सर दूसरा है सतपुड़ा। सतपुड़ा का मतलब होता है 7 पर्वत,
ठीक है। सतपुड़ा का मतलब होता है 7 हिल्स, सतपुड़ा 7 पहाड़ियां। ठीक, ये भ्रंश पर्वत है। कैसा है? फाल्ट ब्लॉक माउंटेन, जिसके और विंध्य सतपुड़ा के बीच में एक घाटी पाई जाती है, भ्रंश घाटी। ठीक है, नर्मदा तापी वैली क्रिएट करता है ये भ्रंश। तो 7 पहाड़ियां हैं, तो देखें कौन कौन सी हैं। पहले तो यही देख लिया जाए सतपुड़ा की। हालांकि एंशियंट पीरियड में इस तरह की थी, अभी उन्हें सतपुड़ा का अंग नहीं माना जाता है। इस सूरत के पास से शुरू होती है गुजरात। ये जो ब्लैक वाला बनाए हैं ये माउंटेन नहीं, लेकिन इसकी जरूरत है यहाँ पर थोड़ी सी। पहला तो हमने देखा किस तरह का है, भ्रंश पर्वत है, काफी पुराना है, हिमालय से पुराना है, पेनिनसुलर माउंटेन भ्रंश है। पर्वत मतलब टूटा फूटा, मतलब बीच बीच में गया। भ्रंश मतलब क्या होता है? भ्रंश का मतलब दबाव पड़ने के कारण धंस गया नीचे। अच्छा, भारी वाला जो भाग है ना, नीचे धंस गया। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज पे जो बनती है। हाँ ठीक है, तो उससे बनता है ये। और इधर भ्रंश घाटी बनती है गुजरात में। ये कोस्ट एकदम इसके 70-80 किलोमीटर दूर रह जाता है ना, शुरू होती है। गुजरात में इसे कहा जाता है, जो गुजरात वाला सेक्शन है, राजपीपला हिल। ठीक, राजपीपला पहाड़ी कहा जाता है। फिर ईस्टर्न गुजरात, मालवा एंड सेंट्रल एमपी वाला जो पार्ट है, मेजर ब्लॉक जो इसका है, इसे कहते हैं महादेव हिल। फिर छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न एमपी में इसे कहा जाता है मैकाल हिल। मैकल श्रेणी। ठीक है, मैकाल पहाड़ी कहा जाता है। फिर छत्तीसगढ़ में ही इसकी एक और छोटी सी हिल है, नदियों के कारण ये कट गई, डिटैच हो गई है, इससे अलग हो गई है ना, त्रिकूट हिल। त्रिकूट पहाड़ी।
महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है जहाँ नीलिमा घर है ना? है कि नहीं? आज नहीं है। मुक्तागिरी हिल, इतने तो सेक्शन है इसके मेन। अब इनको सेपरेट कर देता है, ये पठार है, प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार। पठार का चैप्टर अलग है, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जिसे कहते हैं रूर ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ हाई ग्रेड का बिटुमिनस कोल पाया जाता है। रूर जर्मनी में पठार था जहाँ एंथ्रासाइट कोल पाया जाता है हाई ग्रेड का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू नोन एज द रूर ऑफ इंडिया। और बाकी इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर खुद में है। बहुत रिचेस्ट माइनिंग सेंटर ऑफ इंडिया है, मेजर मिनरल प्रोड्यूसर रीजन ऑफ इंडिया है, मेजर कोल बेल्ट ऑफ इंडिया है, सारा कुछ यहाँ पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में है राजमहल पहाड़ी। अब ये सतपुड़ा का अंग नहीं है, लेकिन सतपुड़ा से आशय इनको जोड़ करके है। ये भी सतपुड़ा का अंग नहीं है, ठीक है। इसे कहते हैं गढ़जात रेंज। और इससे जुड़ा हुआ है इधर दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना छत्तीसगढ़, और इधर क्योंझर का पठार उड़ीसा में। ये दंडकारण्य है, क्योंझर है, इधर बस्तर का पठार है। ये तो पठार बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होने लगेगा। इसीलिए हम लोग जो मैप वर्क कर रहे हैं, जब पहाड़ पढ़ रहे हैं तो पहाड़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का एक नया मैप बन जा रहा है ना। नए तरीके का हम लोग मैप बना ले जा रहे हैं, जो हमको रिवीजन करने में बड़ा आसान रहेगा। सर ये गढ़जात लिखे है ना? गढ़जात रेंज, हाँ, गढ़जात रेंज लिखा हूँ। अब देखते हैं कि ये तो देख लिया, इसके मेन सेक्शन यही 5 हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी, वो है धूपगढ़, जो कि पंचमढ़ी में है, मध्य प्रदेश। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महादेव हिल, है ना, एंड इट लाइज it also the highest peak of the Satpura mountain range. सेकंड हाईएस्ट है मैकाल की अमरकंटक, जिसे तीर्थराज कहा जाता है। यहाँ से 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं, पेनिनसुलर रिवर। ये सेकंड हाईएस्ट है अमरकंटक। नर्मदा से निकलती है, इसे क्या कहते हैं, तीर्थराज। यहाँ से लॉन्गेस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया नर्मदा निकलती है। कपिल धारा जलप्रपात के रूप में नर्मदा कुंड से नीचे गिरती है। तो कौन सा? कपिल धारा जलप्रपात, है ना। धुआंधार वगैरह भी इसी नदी के ऊपर है ना। और ये पश्चिम को इसलिए बहती है क्योंकि ये भ्रंश घाटी से निकलती है, ठीक है। यहाँ से एक और नदी इधर निकलती है, इससे सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। सोन, इसमें सोने की किनकियाँ पाई जाती हैं। लोग जो है लेंस लिए उसमें चिमटी लिए बिनते रहते हैं, ठीक है, सोने की किनकियाँ। नर्मदा और सोन 2 प्रमुख नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। भगवान शंकर का
ये तीर्थ स्थल भी है। और सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज भी, ठीक है। ये मुक्तागिरी, अच्छा, जो तापी सरोवर से निकलती तापी जो है रिवर, जिसे हैंडमेड रिवर कहा जाता है, ये भी खंभाती खाड़ी में गिरती है। ये सेपरेट करती है वेस्टर्न घाट को सतपुड़ा से, तापी, ठीक है। और ये कौन है? ये है नर्मदा, ठीक, नर्मदा तापी। नर्मदा तापी घाटी बनाती हैं आपस में, एक प्रमुख नदियां हैं इसकी। तापी दूसरी सबसे लंबी नदी है और नर्मदा पहली सबसे लंबी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। सतपुड़ा बहुत ही डाइवर्स रीजन है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जैव विविधता और प्रोटेक्टेड रीजन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कान्हा नेशनल पार्क बालाघाट और मांडला के बॉर्डर पर है। कान्हा और पेंच नदी के तट पर पेंच, रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखा था यहाँ की कहानी पर, स्टोरी पर, पेंच नेशनल पार्क। नर्मदा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, गुगामल, ये महाराष्ट्र में मुक्तागिरी वाले सेक्शन में है, ठीक है, गुगामल हो गया। और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। तो मुक्तागिरी जो है ये जैन तीर्थ, दक्षिण भारत में जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। जैसे कि उत्तर भारत में माउंट आबू, वैसे ही दक्षिण भारत में मुक्तागिरी। पूछा जाए मुक्तागिरी किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है मुक्तागिरी हिल, ठीक है। तो ये था भाई आपका सतपुड़ा माउंटेन रेंज, ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रख लोगे, काम खत्म, ठीक है। राजमहल पहाड़ी वगैरह से डिटैच हो गए। अच्छा, एक और बचा है त्रिकूट हिल। त्रिकूट हिल केवल एक नदी के कारण विख्यात है। यहाँ से एक बहुत प्रमुख नदी निकलती है जो कि हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली रिवर गंगा ही है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जब आती है तो दो नदियों में टूट जाती है, एक हो जाती है हुगली, एक हो जाती है भागीरथी, ठीक है। भागीरथी आगे जाके पद्मा बनती है, उसके आगे हम अभी नहीं बताएंगे। और ये इधर वाला हुगली फरक्का से जा करके बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ से निकलती है मीनाक्षी रिवर, जो यहाँ जा करके मिलती है। त्रिकूट हिल से निकलती है मीनाक्षी river and it is the tributary of second longest tributary river of Hooghly river after Damodar river। और इसका डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्नडा डे डैम, ये पूछा जा चुका है। कन्नडा डे डैम, कन्नडा डे बांध इस नदी पर बना हुआ है। अब यहाँ पर जाकर के आप, ठीक है। तो आज हम लोगों ने विंध्य और सतपुड़ा निपटा लिया। कल हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ेंगे। सर ये आपने बताया कहाँ पे है सर? कन्नडा डे डैम किस नदी पे? अच्छा, मीनाक्षी नदी पर है। सर ये जो कान्हा और ये सारे जो बताए हैं आपने सतपुड़ा, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे है सर? मध्य प्रदेश में है, गुगामल को छोड़ दो। सर ये मीनाक्षी नदी जो निकलती है, ये सबसे बड़ी दूसरी कौन क्या है सर? हुगली नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर नदी सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, हुगली से मिलती है।
हाँ, आगे छोटा नागपुर पेटू पढ़ाएंगे तो उसमें सब पढ़ाएंगे। कल पहले हम लोग गढ़जात रेंज निपटाएंगे, है ना। उसके बाद हम लोग वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पढ़ के खत्म करेंगे, है ना। कल शायद क्लास न संभव हो पाए उन्हीं की, क्योंकि तिलक का प्रोग्राम है ना, हमारे मामा जी के यहाँ। तो हाँ, एंजॉय योर तिलक सर। अरे कोई सर का तिलक नहीं है हमारा कुछ ना कुछ तो शेयर मिलेगा। शेयर कुछ नहीं मिलेगा, देख खाली ठंडी में परेशान होंगे बस, सब कुछ। भीड़ भाड़ अलग से, योगी बाबा के मामा लोग न पहुंच जाए। 50 कुछ नहीं सीन वहाँ, है ना। नहीं है क्या? यही तो बात है, नियम सर कानून। लेकिन यूपी में तो योगी जी ने कर दिया है ना, 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते किसी समारोह में। और